प्यारे बच्चों, जैक और जेसीईआरटी द्वारा क्लास 11th अर्थशास्त्र विषय का मॉडल प्रश्न पत्र सेट जारी कर दिया गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सेट 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और नोट भी कर सकते हैं। और अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें, और साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि मेरा वीडियो बनाना सफल हो सके। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। तो इसमें ए ऑप्शन है आपका मनुष्य का सामाजिक कार्य, बी है मनुष्य का धार्मिक कार्य, सी है मनुष्य का आर्थिक कार्य और डी है मनुष्य के मनोरंजन का कार्य। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, तो सी पर टिक लगाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। तो उत्पादन, उपभोग, वितरण ये सभी अर्थशास्त्र में है, जबकि सरकार का गठन अर्थशास्त्र में नहीं है, ये तो राजनीतिक विज्ञान का विषय है। तीसरा है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक नहीं पूछ रहा, सांख्यिकी का जनक। तो सांख्यिकी का जनक आपका है गॉटफ्राइड एकेनवाल, या आकेनवाल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे गॉटफ्राइड एकेनवाल या आकेनवाल ही सही है। अब हम लोग ऑप्शन 4 में देखते हैं। तो 4 में है, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संख्यात्मक मान है, आंकड़ा है, सांकेतिक है, इनमें से सभी। तो आपका आंसर डी सही है, इनमें से सभी। 5वां है, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, सी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, तो 5वां का सी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, ए 1, बी 0, सी केवल 2, डी है 2 या 2 से अधिक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी केवल 2। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। तो इसमें है प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है प्रकाशित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए प्राथमिक। अब हम लोग क्वेश्चन 8 को देखते हैं, आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्र करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो ए है आपका उत्पादक, बी है निवेशक, सी है अन्वेषक या प्रेक्षक और डी है उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी अन्वेषक या प्रेक्षक। 9वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। तो ईमेल सर्वेक्षण, बी है टेलीफोन सर्वेक्षण, सी है व्यक्तिगत साक्षात्कार और डी है डाक सर्वेक्षण। तो हम लोग जानते हैं कि ईमेल से हम लोग सामने बातचीत नहीं कर सकते, और इसमें कह रहा है किसी विधि प्रत्यक्ष संपर्क। तो प्रत्यक्ष संपर्क तो आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार से होगा, सामने बैठ के अगर हम उसका इंटरव्यू लेंगे तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था। तो इसमें 1947, 1951, 1948 और 1971 है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1951 में। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। स्तंभों में, पंक्तियों में, सी है खास आधार या समूह या वर्गों में, और डी विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। 12वां नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है। तो इसका पहला ए ऑप्शन है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के, बी है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के योग के, सी है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के गुणनफल के, और डी है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर के। तो मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपका होता है L1 + L2/2। तो इसका मतलब है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को हम लोग जोड़ के 2 से भागा लगाते हैं, तो हम लोग को
मध्य बिंदु ज्ञात होता है, जिसको हम लोग मिड वैल्यू कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। तो ए पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। 12 का ए हो गया। अब 13, बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को चर में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें है गुणात्मक, मात्रात्मक, स्थानीय और व्यक्त। तो इसमें 13 का आपका आंसर हो जाएगा मात्रात्मक, बी ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चर सतत चर का एक उदाहरण है? तो क्षेत्रफल, बच्चों की संख्या, पासे पर आने वाली संख्या, और डी है विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थियों की संख्या। तो 14 का डी। 15, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है? तो 1, 2, 3 और 5। तो इसमें हो जाएगा आंसर 5, मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में की वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है? तो 16 है आपका मात्रात्मक, बी है पाठ विषयक, सी है सारणीय और डी है आरेखीय। तो आपका 16 का हो जाएगा पाठ विषयक, बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग 17 को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों मतलब क्षैतिज तथा स्तंभों ऊर्ध्वाधर रूप में कक्षा में दिखाते हैं। वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है? मात्रात्मक, पाठ विषयक, सारणीय, आरेखीय। तो इसका हो जाएगा सारणीय, सारणीकरण द्वारा दिखाते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। 18 है। सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो इसका होगा स्थानिक, कालिक, मात्रात्मक, गुणात्मक। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही है, कालिक। अब हम लोग 18 को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है। काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? बारंबारता आरेख, दंड आरेख, बारंबारता बहुभुज और त्वरण। तो इसका सही आंसर है आपका त्वरण। 20 है। त्वरण को किस नाम से जाना जाता है? तो संचयी बारंबारता वक्र, दंड आरेख, वृत्त आरेख और अंगनितीय आरेख। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, संचयी बारंबारता वक्र। 21 नंबर क्वेश्चन है। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1951, 1921, 1947 और 1821। तो इसका सही आंसर ए होगा 1951 को। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? फिंडले सिराज, BKR राव, दादा भाई नौरोजी और विलियम डिग्बी। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है। रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? तो ए है लोग अब लंबी यात्रा कर सकते हैं, बी कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, सी है जान माल की हानि हुई और डी है ए तथा बी दोनों। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। 24 है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो इसका पूंजीवादी है, मिश्रित है, समाजवादी है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मिश्रित। 25 नंबर क्वेश्चन है। औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? तो भारत को कच्चे माल का निर्यात तक बनाना, बी है भारत को एक विशाल बाजार बनाना, सी है आपका भारतीय उद्योगों का विकास करना और डी है ए तथा बी दोनों। तो 25 का आपका हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। 26 है। किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? केवल मांग द्वारा, केवल पूर्ति द्वारा, सी है मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा, उत्पादकों के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं बाजार में मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति द्वारा होता है। जैसे ये मांग की रेखा, ये पूर्ति की रेखा, जहाँ दोनों बराबर हो जाएगा, कटेगा, वहीं पर बाजार में मूल्य निर्धारण होता है। मतलब मूल्य हो गया आपका ओपी निर्धारित हुआ और मांग और पूर्ति मान लीजिए ओएम हो गया। तो एक्स अक्ष पर मात्रा को लेते हैं, इधर मूल्य को लेते हैं।
तो 26 का सी हो जाएगा, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। अब है आपका राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1935, 1938, 1944, 1947। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है, 1938 में। 28 नंबर क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। नाम से ही पता चल रहा है 5 वर्षीय मतलब 5। तो इसका ए आंसर सही है, 5 वर्ष। 29 है, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी कार्य क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? समाजवादी, साम्यवादी, सार्वजनिक, पूंजीवादी। तो आर्थिक उत्पादित लोगों के बीच मतलब सबके बीच, जनरल। तो ये हो जाएगा आपका 29 का सी। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1945, 1948, 1947, 1951। तो इसका 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1948। अगला क्वेश्चन है 31, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना। तो इसका सही आंसर है आपका कोलकाता, सी आंसर सही है। 32 है, आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक है सकल घरेलू उत्पाद, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर। तो इसका सही आंसर होगा ए, सकल घरेलू उत्पाद। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? 1990, 1995, 1955 और 2000 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। 34 है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? तो इसका है 1991, 1995, 1996 और 2004। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। 35 है, प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है व्यक्ति की आय पर, वस्तु की उत्पादन मात्रा पर, वस्तु के आयात पर, वस्तु के निर्यात पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति की आय पर। प्रत्यक्ष कर व्यक्ति की आय पर डायरेक्ट लगता है। प्रत्यक्ष कर मतलब हुआ जिस पर कर लगाया गया और वही कर का भुगतान करा, तो प्रत्यक्ष हो गया। और जिस पर टैक्स सरकार लगाया वो कर को किसी दूसरे पर टाल दिया, तो वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? तो है वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 37 है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, डी। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1995, 1997, 1947। तो इसका सही आंसर है 1907 में। तो 38 का ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? 26, 16, 30, 31। तो 39 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही है, 30 देशों में। अब 40 है, विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो IMF, IBRD, WTO और BRICS। तो इसका सही आंसर है IBRD। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।